जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज भी हम आप लोग के लिए जनरल अवेयरनेस के क्लास लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये सारे जो प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्त फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए साथियों। आप लोग को सारे चीज की जानकारी इस चैनल पर बहुत बेहतर तरीका से समझाकर मिलेगी, वह चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस की क्लासेज हो। सारे जो प्रश्न होंगे उनको बहुत सरल तरीके से समझाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एथलीट फुट डैश के कारण होने वाली बीमारी है। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है प्रश्न में कि जो एथलीट फुट नामक जो रोग होता है वह किस बीमारी के वजह से होता है, किस बीमारी के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम लोग राइट होगा, हम लोग का जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये ऑप्शन सी होगा, कवक। मतलब जो एथलीट फुट बीमारी है ये कवक के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण होती है? तो कवक के कारण होती है। थोड़ी सी जानकारी हम लोग रख लेते हैं बहुत अच्छे तरीका से। देखिए, सामान्य जानकारी ये लाने का जो मेन मकसद है कि जो प्रश्न हम लोग को तो एक पता चल गया, इससे लाएंगे कि तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से उस प्रश्न के बारे में डिटेल से सारी जानकारी मिल जाएगी और हो सकता है प्रश्न यहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एथलीट फुट जो है ये कवक के कारण होने वाली बीमारी है, ये तो पता चल गया। ये कौन से चीज को प्रभावित करती है? तो ये पैरों को प्रभावित करती है। तो समझ में आ गया कि जो एथलीट फुट बीमारी है ये कहाँ पे होती है दोस्तों? तो ये पैरों में होती है। कहाँ पे होती है? तो ये पैरों में होती है, लेकिन शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। मतलब ये जो एथलीट फुट बीमारी है ये पैरों के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, ये भी ठीक है। ये आमतौर पर मेटाग्रोफाइटस और ट्राइकोफाइटन रूबन के कारण होता है। ये जो एथलीट फुट बीमारी है मेटाग्रोफाइटस और ट्राइकोफाइटन रूवन के कारण ये जो है एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। समझ में आ गया इतना कुछ? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 2 पे। यहाँ पे जो देखिए सेकंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। सुंदर सा ये भी प्रश्न है। सारे जो प्रश्न लिए हैं एसएससी एमटीएस के अकॉर्डिंग है और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली जो है ये राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे 4 विकल्प में से जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, कालबेलिया। यहाँ पे जो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, कालबेलिया जो है ये भारतीय नृत्य शैली है जो राजस्थान से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग कालबेलिया के बारे में समझते हैं, कालबेलिया है क्या। यहाँ पे देखिए कालबेलिया जो है ये नृत्य, कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति व्यक्त करती है। ये जो है राजस्थानी जनजाति है। ये कालबेलिया जो नृत्य है मतलब एक कालबेलिया समूह से बिलोंग करती है और ये जो है एक प्रकार की राजस्थानी जनजाति है। समझ गए? इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो मतलब ध्यान में रखना होगा, ये बहुत अच्छा सा यह सुंदर सा प्रश्न हो सकता है कि देख सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है इसको शामिल इसमें किया गया है 2010 में। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आगे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जो अगला पॉइंट है कि कालबेलिया नृत्य का एक और अनूठा पहलू है कि इसे केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पुरुष जो होते हैं इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। मतलब जो कालबेलिया नृत्य है इसमें केवल
सबसे मेन जो भूमिका होती है वह केवल महिलाओं की होती है। महिलाओं द्वारा ही ये जो कालबेलिया नृत्य होता है इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पुरुष होते हैं ये केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न, हम लोग का तीसरा। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है, पहले ब्लैंक्स दिया गया है कि अपच, यहाँ पे बीमारी एक आ गया अपच। अपच से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अपच से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात जो हम लोग का पेट में अपच हो जाता है दोस्तों, तो उसका छुटकारा पाना होता है। तो छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एंटासिड के बारे में समझते हैं। एंटासिड है क्या? तो एंटासिड जो है वह पदार्थ जो जठरांत्र पथ में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, उसे एंटासिड करते हैं। जो एंटासिड है ये जठरांत्र पंथ में जो पथ रास्ता है जठर ग्रंथि वाला, वह उसमें अम्ल की जो अधिक मात्रा होता है उसको उदासीन करता है, वही एंटासिड कहलाता है। एंटासिड जो है इसका प्रयोग अपच, इसके बाद पेट की एसिडिटी, अल्सर के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड जो अम्ल होता है ये उदासीनी कारक होते हैं। एंटासिड जो अम्ल होते हैं ये उदासीनी कारक होते हैं। जैसे बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ में आ गया। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न है, यहाँ पे फोर्थ प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो 4 विकल्प, चना, मक्का, बान और मूंगफली। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, सही होगा। चना जो है ये रबी फसल है, चना जो है ये रबी फसल है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। रबी की जो फसलें होती है ये लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान अक्टूबर में बोया जाता है। जब रबी की फसल को लौटता जो मानसून होता है वह, या कह सकते हैं जो पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान अक्टूबर में बोया जाता है, ठीक है। जिन्हें रबी या सर्दियों की फसल भी कहा जाता है, जिन्हें रबी या सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। इस फसल की कटाई जो है सामान्यतः गर्मी के मौसम में अप्रैल या मई के दौरान किया जाता है। रबी फसल की जो कटाई होती है ये गर्मियों के मौसम में होती है, मतलब अप्रैल या मई में की जाती है, ठीक है। बीजों के अंकुरण के लिए गर्म जलवायु और फसलों के विकास हेतु ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो रबी फसल के लिए गर्म जलवायु और फसलों के विकास के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे रबी की जो फसलें होती है इसमें गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है और जौ होता है। ये सारे जो प्रमुख फसल है रबी फसल के, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न 5 पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया है? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया है? तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो रहा है, 42वां संविधान संशोधन। ओके, अब 42वां संविधान संशोधन के बारे में समझ लेते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 1976 का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। 1976 का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, लघु संविधान के रूप में 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। इसके माध्यम से स्वर्ण समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया है। किसके माध्यम से? तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसी के माध्यम से स्वर्ण समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया है। इसके द्वारा देखिए बात करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी,
पथ निरपेक्ष तथा अखंडता के 3 नए शब्द को जोड़ा गया है। 3 नए शब्द को जोड़ा गया है संविधान की प्रस्तावना में। यहाँ पे लिख सकते हैं। एक जो नए भाग हैं, भाग चौथा का क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भाग चौथा के क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है। कैबिनेट की जो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण डैश कहलाता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण डैश कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे तो जो व्यावसायिक संरचना होती है ये कहलाता है। व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण व्यवसायिक संरचना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। किसी भी देश की जो व्यावसायिक संरचना है वो उस देश की आबादी के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आर्थिक उद्यमों और विभिन्न व्यवसायों पर ये क्या है, लागू होता है, लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो 7 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है? सकल मूल्य वर्धित के लिए कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लागू होता है? तो ऑप्शन ए को हम लोग सही करेंगे। सकल मूल्य वर्धित और सकल घरेलू उत्पाद सब्सिडी माइनस क्या हो जाएगा, कर। तो यहाँ पे बराबर का जो चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, सकल मूल्य वर्धित बराबर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद सब्सिडी माइनस क्या हो जाएगा, कर। ये जो है सकल मूल्य वर्धित के लिए सही माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है सही हो रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सकल मूल्य वर्धन जो है ये किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र यथा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र बात करेंगे, इसके बाद तृतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल होता है। यह सकल मूल्य वर्धन। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर बात कहा जाए तो जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता लगाता है। कौन सा? ये जो जीवीए से। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप लोग सकल मूल्य वर्धन वही जीवीए है। ये जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी उत्पादों पर ये कर को लागू करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न 8 है कि भारत के लिए किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? मोत्सु उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो यहाँ पे नागालैंड हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। नागालैंड में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नागालैंड में एओ जनजाति पाई जाती है। नागालैंड में एओ जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जिसे मोत्सु महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मोत्सु महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये महोत्सव जो है खेतों में बुआई के बाद मनाया जाता है। खेतों में बुआई के बाद जो है ये महोत्सव को मनाया जाता है। इस जनजाति में पुरुष और महिलाएं आग के आसपास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। आग के पास जो पुरुष महिलाएं इकट्ठा होंगे और पारंपरिक नृत्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं हॉर्नबिल और सेकेरेई। दो लोग देख सकते हैं, हॉर्नबिल और सेकेरेई जो है नागालैंड के अन्य लोकप्रिय जो त्योहार है। इसे ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आ सकता है हॉर्नबिल और सेकेरेई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? हॉकी से संबंधित नहीं है तो बी ऑप्शन को हम लोग ठीक करेंगे। रन आउट। रन आउट जो है ये हॉकी से संबंधित नहीं है। तो देखिए हॉकी खेल में जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, एडवांटेज हो गया, इसके बाद बुल्ली, कैरी, सेंटर कॉर्नर, फ्लिक, फ्री हिट, गोल लाइन, रेड कार्ड, स्क्रूट, इसके बाद हिट, टैकल, जोनल, मार्किंग, ये सारे चीज जो है ये हॉकी शब्द में प्रयोग होते हैं। ठीक है, प्रयुक्त होते हैं शब्द। अब क्रिकेट की खेल की बात करेंगे तो इसमें रन आउट होता है, कैच आउट होता है, बोल्ड होता है, नो बॉल होता है, वाइड होता है, लेग होता है, बाई बैटिंग होता है, बॉलिंग होता है। ये जो होते हैं ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा।
10 प्रश्न की बात करेंगे कि वेटिंग फॉर वीजा एक के 20 पेज, वेटिंग फॉर वीजा एक 20 पेज की आत्मकथा किसने लिखा। बहुत सुंदर सा यह प्रश्न है। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है वेटिंग फॉर वीजा एक 20 पेज। यह आत्मकथा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसे पता चल गया ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अंग्रेजी में इस आत्मकथा को लिखा गया है। इसमें पृष्ठ की संख्या 20 है और लेखन जो है 1935 से 36 में हुई है। ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीजा का जो पहला प्रकाशन है पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1990 में हुआ है। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1990 में हुआ है। ठीक है। अंग्रेजी में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो सविता पाठक ने किया है। अंग्रेजी में से इसका हिंदी अनुवाद जो है सविता पाठक के द्वारा किया गया है। तो जो भीमराव अंबेडकर जी ने इस वेटिंग फॉर ए वीजा को इंग्लिश में प्रकाशित करवाया था, लेकिन जो सविता पाठक है इन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद करके जो है हम लोग के पास पहुंचाया। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के लिए हम इतना ही प्रश्न लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा प्रश्न लेंगे क्योंकि आज हमको कहीं जाना है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए इतना प्रश्न लिए। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।